on this, sir. With this, I conclude my speech. Thank you for the time, sir. माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, आज सरकार की ओर से एक नई केंद्रीय विश्वविद्यालय 21वीं सदी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो लाया गया है, यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में एक नई धारा संयोग करते हुए एक नया उपक्रम बनाया जा रहा है। उसकी एक सार्थक चर्चा लगभग 11 माननीय सदस्यों ने, 10 माननीय सदस्यों ने और हमारी रेल विभाग के मंत्री, आईटी और संचार विभाग के मंत्री अश्विनी जी की इंटरवेंशन के साथ साथ एक सार्थक चर्चा अभी समाप्त हुई है। सभापति महोदय, सभी ने इस यूनिवर्सिटी को स्वागत किया है, उसकी आवश्यकता, उसकी समय और उसके अंदर पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में उल्लेख किया है। एक प्रकार सभी ने, सत्ता पक्ष के हो या प्रतिपक्ष के हो, सभी ने इस नया यूनिवर्सिटी को, गति शक्ति यूनिवर्सिटी को समर्थन किया है। मैं सभी को, सभी माननीय सदस्यों को आभार प्रकट करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। और सभापति महोदय, हमारे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल वर्तमान के बारे में योजना करते हैं, भविष्य के बारे में, जो भविष्य औद्योगिक क्रांति 4.0 की तहत हम जिसमें जा रहे हैं, आने वाले सदियों तक क्या क्या आवश्यकता होगी, उसमें भारत कैसे स्थान लेगा, ये सारे को संभावनाओं को नीति और उसको कार्यक्रम में परिवर्तित करने का विजन रखने वाला हमारी प्रधानमंत्री जी हैं। उनकी सोच की एक प्रतिफलन है गति शक्ति मिशन। उनकी सोच में एक बार ये आया कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अम्ब्रेला के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए विभाग को अलग अलग होगा, रेल के अलग विभाग होगा, रोड सेक्टर अलग विभाग से चलेगी, राज्यों की भूमिका रहेगी, पोर्ट्स की अपना अलग अलग पॉलिसी है, इनलैंड वाटर इमर्ज कर रहा है, एविएशन इंडस्ट्री देश में काफी मात्रा में ग्रोथ हुई है, इंटरनेट सर्विस, आज भारत इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ 5G की न केवल सपना देख रहा है। सभापति महोदय, मैं इस पवित्र ग्रह में देश के सामने उल्लेख करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2022 के अंत तक यह देश आत्मनिर्भर होगा टेक्नोलॉजी में, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में। 5G की टेस्ट बेड हमारी देश की IITs, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, उनकी अगुवाई से आज हम उस सिद्ध तक पहुंच चुके हैं। और सभापति महोदय, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े सामाजिक प्रकल्प, आने वाले दिनों में खेती कहाँ होगा, सिंचाई कहाँ होगा, एक स्कूल कहाँ बनेगी, एक आंगनबाड़ी सेंटर भी कहाँ होगी, उसकी एक मास्टर प्लान की आवश्यकता होती है। इसलिए सभापति महोदय, आज हमारी सरकार बाइसाख जैसे संस्था को, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बाइसाख ऐसे संस्थाओं को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को मान्यता भी दिया है। ये सारे पृष्ठभूमि में इसीलिए बता रहा हूं, आज देश का आवश्यकता है ये सारे औद्योगिक इनिशिएटिव को, ढांचागत परिवृद्धि को, इंफ्रास्ट्रक्चर विजन को, अगर हम सभापति महोदय एक नॉलेज रिपोजिटरी उसकी नहीं बनाएंगे, उसमें अनुसंधान नहीं होगा, उसमें विज्ञान की मेलाप नहीं होगा, उसमें वैश्विक टेक्नोलॉजी क्या क्या चल रहा है उसकी अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस भारत नहीं लाएंगे, सभापति महोदय, हम देश की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे। इसी बैकग्राउंड से,
इसी पृष्ठभूमि से गति शक्ति विश्वविद्यालय की कल्पना की गई। 2018 से रेल विभाग की अगुवाई से बड़ौदा में उनकी जो पुरानी रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उसी को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता देके उसको एक यूनिवर्सिटी बनाया गया था। बाद में जिस समय की आवश्यकता हुई, जितना उसकी पृष्ठभूमि को बताते हुए इंट्रोडक्शन के समय में, और माननीय सभी सांसद सदस्यों ने एक एक फीचर उसको कहा। किसी ने कहा इसकी इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए। अगर ये वैश्विक स्तर की इंस्टीट्यूशन से टाई अप नहीं करेंगे, आज भारत की रेल विभाग की अगर मैं उदाहरण लूं, भारत कम से कम भारत की रेल कंपनियां, भारत सरकार की रेल संबंधित सहयोग दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी में से कम 20 देशों में भारत की रेल विभाग की फुटस्टेप है। इसलिए हमारी कैपेसिटी केवल हमारे देश के लिए नहीं, विश्व की गरीब देशों के लिए आवश्यक भी होती है। इसीलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड की इंस्टीट्यूशन बनाना यह हमारी मैंडेट में है। ऐसे ही सभापति महोदय, मैं अगर एक स्टैटिस्टिक्स आज पार्लियामेंट के सामने रखूं, भारत की नीति के हिसाब से एज 15 साल की जब आयु किसी व्यक्ति को होता है, वो एक इकोनॉमिक यूनिट बन जाते हो, रोजगार क्षम होता है। 15 से 25 साल की आयु तक एक नौजवान, एक बालक विद्यार्थी की भूमिका में रहता है। ऐसे आज हमारे देश में 25.5 करोड़ की संख्या है। उसमें सभापति महोदय आज विभिन्न प्रकार की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, शिक्षानुष्ठान में, वो स्कूल हो, 11वीं 12वीं की कक्षा हो या रिसर्च तक पढ़ाई हो, इसमें सिर्फ 11 करोड़ बच्चे आ पाते हैं। 14 करोड़ बच्चे इधर काम पे बिना स्किल इकोसिस्टम पे लग जाते हैं, नहीं तो वो पढ़ाई तक नहीं आ पाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये मैंडेट है। आज उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27% है। उसको 2030 तक बढ़ा के 50% करना पड़ेगा। लेकिन भारत अभी नया सपना देख रहा है। अभी की जो हमारी नौजवान आएंगे वो रोजगार क्षम होना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी उनकी होनी चाहिए। ना केवल एम्प्लॉयबिलिटी हो, ना केवल वो जॉब सीकर बने, वो जॉब क्रिएटर भी बने। ऐसे शिक्षा की कल्पना आज इसी गति शक्ति की अंदर रखा गया है। सभापति महोदय, ना केवल टेक्नोलॉजी, ना केवल साइंस, ना केवल इंजीनियरिंग, ना केवल मैथमेटिक्स, स्टेम, ये तो एक प्रकार से भारत की पहला स्टेम यूनिवर्सिटी बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह भी रेकमेंड किया, ये मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। सभापति महोदय, प्रकल्प लगते हैं, बड़े बड़े रेल रोड होने के कारण विस्थापन भी होती है। विस्थापित लोगों की जिंदगी कैसे होती है, ये ह्यूमैनिटीज में पढ़ाई जाती है। इस यूनिवर्सिटी में कल्पना की जा रही है, ऐसे सारे विधाओं को भी पढ़ाया जाएगा। तब ये पूर्ण मात्रा में मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा। सभी ने इसका समर्थन किया है। ये एनईपी की अलाइंड है। सभापति महोदय, ये एक जैसे आज देखिए, मैं आपको एक उदाहरण कहूं, दुनिया में कई देशों में हम जाते हैं, भारत में भी पायलट मोड पे ये बुलेट ट्रेन वगैरह की बात तो आज घर घर तक पहुंच गई है। वंदे भारत ट्रेन पटरियों में दौड़ने लगा है। उड़ान आज सामान्य व्यक्ति की इन एस्पिरेशन की प्रतीक बन चुकी है। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा, हमारे मित्र निशिकांत जी यहां बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जुलाई महीने में ही हमारी देश की पवित्र धाम देवघर जाके नया हवाई पट्टी बना के आए हैं, हवाई एयरपोर्ट बना के आए हैं। मैं खुद को संशोधित करना, हवाई पट्टी नहीं, पूर्णांग एयरपोर्ट बना है। और राजीव प्रताप रूडी जी उसको विमान लेके गए और कुछ मित्र भी साथ में गए थे। सभी को बधाई। आज ये देश की गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की आकांक्षा की एक आकार ले रही है। देश की दूर दराज इलाका में एविएशन इंडस्ट्री मोदी सरकार में पहुंची है। सभापति महोदय, ये केवल विमान उड़ान की नहीं है, इसमें विज्ञान भी जुड़ा है।
इसमें अर्थशास्त्र भी जुड़ा है, इसमें अर्थनीति की विकेंद्रीकरण भी जुड़ा है। ये सारा विषय गति शक्ति विश्वविद्यालय में पढ़ाई की आवश्यकता है। ड्राइवरलेस इंजन की बात कही जाती है, आखिर ड्राइवरलेस इंजन ऐसे ही तो नहीं चल जाएगा मित्रों। उसका सभापति महोदय, उसके लिए रिसर्च, उसके लिए लोकलाइजेशन, इसके लिए लोकल स्किल कैपेसिटी, ये सारे की आवश्यकता है। ये ऐसे एक विश्वविद्यालय के बारे में कल्पना किया गया है, इसमें ना केवल उच्च शिक्षा की डिग्री दिया जाएगा, वर्तमान ये सारे सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। 2025 तक एक आकलन आ रही है, दुनिया में जितने काम लोग हाथ से करेंगे उतने ही काम मशीन में होगा। आखिर मशीन की प्रशिक्षण भी तो आवश्यकता होगी। भारत में कई काम बंद हो रहा है, कई नई काम सृजन हो रहा है। ये नई कामों के बारे में जानकारी और उनकी प्रशिक्षण, उनकी स्किल सर्टिफिकेशन इसी यूनिवर्सिटी में होगा। सभापति महोदय, ये ऐसा ही एक फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्सिटी है। सभापति महोदय, जैसे मैंने उनको कहा, यह देश की पहला एक प्रकार से एनईपी के उपरांत पहला रिसर्च यूनिवर्सिटी, पहला एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, पहला स्टेम यूनिवर्सिटी, पहला मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। इसमें स्टेम के साथ साथ ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स, आज भी रेलवे एमबीए 2 कोर्स में पढ़ाया जाता है। इसकी व्यवसायीकरण कैसे होगा उसके बारे में भी चर्चा किया जाता है। और आने वाले दिनों में खर्चा कम हो, योजना सटीक तरीके से सटीक लाभार्थी तक पहुंचे, एक बड़ी मास्टर प्लान की कल्पना की जा रही है। 22 को यह काम दिया गया है। मैं आज संसद की सदन में एक अच्छी सूचना देना चाहता हूं। भारत की सभी राज्यों ने, भले ही यहां अच्छा हो, अभी तो शांति हो गया अध्यक्ष जी, और जो लोग इसमें हमारे जम्मू कश्मीर के जैसे वरिष्ठ सदस्य और हमारे राममोहन जैसे नौजवान साथी और चंद्रशेखर बाबू जैसे साथी जिसको समर्थन किए, सब जिनको सच में इसमें रुचि था, वो लोग बैठ के इसको सुन रहे हैं। उनका उपस्थिति ही बड़ा अच्छी बात है। आज भले ही सदन में थोड़ा नोक झोंक हो, लेकिन आज दानिश भाई आपने बोला नहीं तो आप चुप बैठो, आप सुनो। अभी आप तो अच्छे विद्यार्थी हो। सभापति महोदय, भले ही यहां नोक झोंक हो, लेकिन 22 की गति शक्ति मिशन में मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, भारत की सभी सरकारों ने आज सहयोग किया है। भारत की सभी विभागों ने अपना डाटा उसमें लेयरिंग करते जा रहे हैं। अब देखिए, आने वाले 2-4 साल के बाद भारत में, अभी तो बीच बीच में आती है, भारत में रेल पटरी कितने जल्दी बन रहा है, रोड कितने जल्दी बन रहा है। अभी हमारे सामने इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की उदाहरण ले सभापति महोदय, 2020 में कोरोना के बीच में मदर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की मातृस्थान है भारत, उसकी नया मंदिर हम लोग बना रहे हैं और 2023 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। यह है गति शक्ति। ये सारे की डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, ये सारे में आधुनिक विधा की आवश्यकता होगी। और ये सब 1, 2, 5 साल के लिए नहीं बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आने वाले सदियों तक। इसीलिए इसमें रिसर्च, इसमें विज्ञान, इसमें मानवता, इसमें व्यवसायिक पक्ष, ये सारा विषय की पढ़ाई और रिसर्च की आवश्यकता है। एक नया कार्य संस्कृति भारत में विकसित हो रहा है। जो कहा जाएगा उसको किया जाएगा, उसी में विश्वास जन्मती है। सभी के लिए किया जाएगा, सबको साथ लेके किया जाएगा, इसी में सभी का विश्वास बढ़ रहा है। सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। गति शक्ति उसके एक व्यवहारिक रूप है। मैं इस बिल को आपके सामने प्रस्तुत करने के पहले एक शब्द में और एक बात कहना चाहूंगा। मैं संसद की इस गरिमामय परिवेश का थोड़ा फायदा भी लेना चाहता हूं। कई जगह पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्सपेंशन के बारे में कई सदस्यों ने उल्लेख किया। मैं बड़े विनम्रता के साथ उनके सामने ये विषय कहना चाहता हूं, वो एक अलग विषय है। आज हम एक 21वीं सदी की नई विश्वविद्यालय की कल्पना कर रहे हैं, इसमें मैं आपके समर्थन मांग रहा हूं। लेकिन एक संवैधानिक विषय को भी उठाया गया है। कई माननीय सदस्यों ने ये कहा
कि कई केंद्रीय विश्वविद्यालय में विशेष करके समाज की वंचित वर्गों की पद खाली है। एससी, एसटी, ओबीसी और एक वर्ग भी है। मोदी जी ने और एक समाज की तबके को आरक्षण देने की बात कही, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसलिए आज जो दिया जाएगा चारों वर्गों को दिया जाएगा। ये बात सही है। जो माननीय सदस्यों ने विषय को उठाया है वो सही उठाया कि कुछ कुछ सेक्शन में ये तो एससी एसटी की पद भरपाई हो, ये तो 2014 की उपरांत की विषय नहीं ना, ये तो पहले की विषय है। कारण खोजना पड़ेगा। संविधान सभा में इस पवित्र गृह में चर्चा हुई थी कि आरक्षण हमारे समाज के कुछ भाई बहनों को दिया जाएगा। संविधान सभा ने तय किया था। आखिर एक बार इस सदन डिबेट करनी चाहिए। किस सरकार के समय कितने नियुक्तियां दिया गया है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? मित्रों ने प्रश्न उठाया। मैं आज रिकॉर्ड को स्टेट करना चाहता हूं। पहली बार देश में 2018 में देश की लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून लाया। ये ऑप्शनल नहीं रहेगा। आपकी इच्छा के किसी की समाज के वंचित वर्ग किसी के मोहताज के पात्र नहीं है। यह उनकी संवैधानिक अधिकार है, उनको देना ही पड़ेगा। पहली बार इस सदन में और राज्यसभा में कानून लाया गया 2018। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पद रोस्टर में एससी, एसटी, ओबीसी और फिर मैं अभी इसे जोड़ रहा हूं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन चारों के लिए जो पद व्यवस्था है उनको भरना पड़ेगा। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, आज मोदी जी की सरकार मिशन मोड पे ये सारे पदों को भर्ती करने का काम कर रहा है। आप हमको क्योंकि ऐसा एक विषय है, मैं समाज की मानसिकता की बात को क्या कहूं। कुछ लोगों को लगता है बुद्धि एक विशेष वर्ग में ही अटक जाता है। ऐसा नहीं है मित्रों। बुद्धि समाज की सामान्य घरों में है। नहीं तो एपीजे अब्दुल कलाम आज देश के राष्ट्रपति नहीं होते, ना नरेंद्र मोदी देश की प्रधानमंत्री होते, ना द्रौपदी मुर्मू जी जैसे महिला आज देश की राष्ट्रपति होती। यह हमारी प्रतिबद्धता, हमें उसकी विश्वास है। इसलिए तो मोदी जी ने 2018-19 में नई कानून लाया। संसद की इस चिंता वाजिब है। हम उसको 1-1.5 साल के अंदर जिम्मेवारी के साथ कहते हैं। हमारी ओर से सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसमें विशेष ड्राइव करके भी भरने के लिए सदन अस्वस्थ रहे, मोदी जी पे भरोसा करे, हम उसको करके रहने वाले हैं। मैं सभापति जी आपकी अनुमति से एक विषयांतर विषय को आज इस गति शक्ति विश्वविद्यालय की चर्चा के अवसर पे कहा, क्योंकि एक संवैधानिक विषय है। कभी कभी कुछ मित्र मैं ओडिशा से आता हूं सभापति जी, हमारे वहां एक कहावत है, हिंदी में भी उसको ऐसे कहावत है, जो गलती किया वही जोर से चिल्ला देता है। उड़िया में कहूं तो थोड़ा वो अनपार्लियामेंट्री है। अभी वो जो सभापति जी ने किताब निकाला, शायद मैं क्यों विवाद में जाऊं सभापति जी, वो शायद अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा, फिर मेरे नाम पे प्रिविलेज है जो कोई बड़े विद्वान लोग लगा देंगे। मैं नहीं कहता हूं, लेकिन उसको जितना शब्द में जो गलती करे वही आज ज्यादा चिल्लाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके हाथ में शासन रहा, जिन्होंने गरीबी हटाओ को नारा देके दशकों तक इस सदन को राज किया, वो आज मोदी जी को प्रश्न उठाते हैं। इसीलिए वो आज कहां है? वो किसी की बहाना लेके अच्छा हुआ बॉयकॉट करके चले जाए, जनता उनको लंबे समय तक बॉयकॉट करवाएगी। उनको प्रजातंत्र में विश्वास होनी चाहिए। सभापति जी सदन की सहयोग में कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अभी देता हूं प्लीज मेहता साहब कुछ जी, कुछ क्लैरिफिकेशन आप जो 3 clarifications हैं जी। After hearing such a spirited speech, I was so engrossed that practically most members in this house might have lost track of the bill itself. But let us come to the facts, the bill that is before us. I would refer to section 3F, subsection 3, जो इंसर्ट हुआ है ओरिजिनल बिल के साथ। गति शक्ति विश्वविद्यालय विल बी फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस हाउस आज देखा कि एजुकेशन के माननीय मंत्री
बिल 1 तारीख अगस्त में मूव किए और आज 3 अगस्त में ये चर्चा में है और थोड़ी देर में हाउस की सहमति से संभवतः ये पारित भी होगी। और इस बीच चर्चा के भीतर हमारे माननीय रेल मंत्री जी भी इंटरवेन किए और जो यूनिवर्सिटी डीम टू बी यूनिवर्सिटी को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वो भी रेल मंत्रालय की है। प्रश्न यह है कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है इसलिए एजुकेशन मंत्री और एजुकेशन मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री है, मेरा प्रश्न सिंपल है, रेल मंत्रालय की तरफ से ये यूनिवर्सिटी को चलाया जाएगा, खर्चा करा जाएगा। मैं सुन रहा था मंत्री जी के, रेल मंत्री जी के वक्तव्य में, रेल बजट में इस बारे में प्रोविजन है या आगे आपको करना है सप्लीमेंट्री बजट में, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये अब तक हुआ नहीं है। अब तक जितने चर्चा सॉरी जी द proposals entails no financial implementation, यही लिखा है। जी जी The implication. This also leads to a question whether the center plans to increase the budget allocated to the Ministry of Railways, factoring into account the funding which has to be provided to Gati Shakti University. जी ये मेरा पहला प्रश्न है। और भी है। प्रोविजो टू सेक्शन 4 सब क्लॉज 1, जिसमें विश्वविद्यालय के टेन्योर के जो कर्मचारी, अधिकारी, प्रोफेसर ये सारे रहेंगे उनके बारे में है। इसमें कहा गया है सेम टेन्योर, सेम रेम्युनरेशन एंड ऑन सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। ये तो ठीक है एंड इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। It's a very welcome step. Normally, when the character or the nomenclature of the university changes, most of them become the adopting agency or the संस्था उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती, पर यहाँ आपने विधेयक में इसको रखा है। But the question here is, as I said, it's a very good provision which keeps in mind the greater interest of employees. However, with regard to providing compensation to non-permanent employees, a consideration should be made for those non-permanent employees who have worked for a sustained time. For such employees, compensation of 3 months should be provided. अब कोई This is my suggestion. And third point, sir. आई थिंक डिबेट तो हो चुकी है। नहीं, मैं डिबेट नहीं कर रहा, प्रश्न पूछ रहा हूँ। चलिए, थर्ड रीडिंग में ये प्रश्न ही पूछा जाता है, आपको मालूम है। ओके ओके एक जी नोट कही, हमारे सदस्य भी पूछना चाहते हैं। चलिए प्रोविजो टू सेक्शन 5 ना क्विकली जी। और ये प्रोविजो काफी लंबा है, 5 लाइन की है। Provided further that the Gati Shakti Vishwavidyalaya established as an university under section 3F shall take additional measures for providing high quality teaching, research and skill development in diverse disciplines related to transportation, technology and management, including establishing centers in India and abroad as may be required in the opinion of the said university. The question is, the activities to be undertaken by Gati Shakti are commendable, no doubt. But there are no details with regard to the manner in which funds will be spent on each of these activities and whether there is a mechanism to audit the expense of the university. Okay. Sir, initially when the Central University Act was passed in 2009, जिसके बारे में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री बोल रहे थे, उस समय
प्रश्न ये था कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन होने की आवश्यकता है। 12-14 साल हो गया है, कितने रिवर्स ब्रेन ड्रेन हुई है? ये एक प्रश्न है जिसके ऊपर माननीय शिक्षा मंत्री विचार करें, क्योंकि असल चीज वही थी कि हमारे यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट बने और वहां वापस आए, तो इसके बारे में भी थोड़ा रितेश पांडे जी, धन्यवाद। अधिष्ठाता महोदय, मेरा मात्र एक सवाल है माननीय मंत्री जी से कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, इसका सबने समर्थन किया है, हम लोग भी कर रहे हैं। माननीय मिनिस्टर साहब ने इस बात को बड़े ही विस्तार से बताया कि जो SC ST और वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए और जो वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण दिया गया है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो बहुत अच्छे हैं नहीं, उसके साथ साथ टीचरों की बेहद कमी देखने को मिलती है। इस बिल के अंदर जो प्रोविजन क्लॉज 5 में दिया है, क्या उसमें एक और चीज ऐड करना उचित नहीं रहेगा जिसमें 10% से अधिक रिक्तियां कभी न रहें, श्री लघु उसका प्रोविजन किया जाए? इस पे मैं माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये निशिकांत जी? धन्यवाद सभापति महोदय। अभी माननीय मंत्री जी ने जो बिल लाया, ये प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट दिखाता है कि वो किस तरह से सारे स्किल को और किस तरह सारी विधाओं को विद्यार्थियों को देना चाहते हैं या देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुराने जमाने में 3 विश्वविद्यालय थे सर, जो बड़े विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। जाने अनजाने विक्रमशिला मेरा गांव है, और एक समय ऐसा आया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय सौभाग्य से जी, मैं सांसद अभी झारखंड का हूं, यह बिहार में है भाग्य। जी जी जी, हाँ ठीक है। और सभापति महोदय, विषय पर आ जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कोर्स को कंट्रोल करता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो ASI ने जो वहां बोर्ड लगाया हुआ है मेरे गांव में, उसमें लिखा हुआ है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय अपने डूबने के कगार पर था तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ही उसका मास्टर विश्वविद्यालय था। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़े क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो 2015 में उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की घोषणा की और उसके लिए 400 करोड़ रुपया उन्होंने दे भी दिया। 7 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बनना। ठीक, 7 साल में वो विश्वविद्यालय नहीं बना है। क्या वो विश्वविद्यालय अपना चेहरा देख पाएगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन पाएगा? और विधेयक के बारे में पूछना उचित रहेगा। बाकी बातें आप पूछिए बाद में। जी जी, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज अपने को विधेयक तक सीमित रखिए, गतिशक्ति से। जी, एक सेकंड जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज। सर, मैं माफी चाहता हूं कि मेरा जो कहना वो डायरेक्टली नहीं है कनेक्टेड, लेकिन मैं एक एश्योरेंस चाहता हूं मुझ साहब से, क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी ये कंसिडर किया जाएगा जम्मू कश्मीर के हसनाग में? क्योंकि जो टूरिज्म का पोटेंशियल है हसनैन साहब, संपत्ति मैं माफी चाहिए, मैंने पहले माफी चाहिए। केवल बिल क्या ये कंसिडर बाद में बात कर लीजिएगा। हाँ, केवल बिल के बारे में बोलिएगा। कोई क्वेरी हो तो आपकी, तो आप पूछिए। धन्यवाद सभापति महोदय। जब मेरा नंबर आया तो खाली बिल के बारे में, बाकी सब इतने लंबे लंबे भाषण हो गए। मैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में ही बात कर रहा हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी यहाँ हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय का अमेंडमेंट बिल है ये। सर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों मंत्री जी ने अवार्ड दिए, जो जिनकी रैंकिंग 1st, 2nd, 3rd आई, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के माध्यम से, उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया को भी अवार्ड दिया, जो कि 3रे स्थान पर आई है। लेकिन क्या वजह है माननीय मंत्री जी कि जो पिछले वर्ष 20-21 में वहां का एलोकेशन ऑफ फंड 479 करोड़ था, इस बार 411 करोड़, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसका 1520 करोड़ था उसका 1214 करोड़ हुआ। ऐसी क्या वजह है कि घट रहे? दानिश अली जी, नहीं आप बोलिए। मान्यवर सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी को बहुत बहुत
बधाई देना चाहता हूं कि आप सीधे सवाल पर आइए जो आपकी क्वेरी है, प्लीज। कि गति शक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय बिल को लेकर जो आज प्रस्ताव पास होने जा रहा है, इससे देश के करोड़ों युवाओं की किस्मत बदलने वाली है। आज मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आदरणीय मंत्री जी ने इस महान सदन में उन लोगों के सभी भ्रम दूर कर दिए हैं जब इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात सर जिस सर मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं, मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा हूं। तो पूछिए। नहीं, मैं बात कर रहा हूं सर। नहीं। अच्छा, मैं श्री एस अहलूवालिया जी चाहता हूं सर, मैं ये पूछना चाहता। आप सब क्लियर है, आपको कोई जरूरत नहीं क्लैरिफिकेशन। ओके प्लीज। अच्छा, प्रश्न है आपका, बोल दीजिए। अहलूवालिया जी प्लीज जरा बोलने दीजिए। प्लीज। हाँ, चलिए मैं आपके माध्यम से आदरणीय माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने आईआईएम को लेकर, आईआईटी को लेकर, आरक्षण के मामले में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मोदी जी के विजन को जिस तरह से यहां पर दोहराया है, क्या इसी प्रकार से गति शक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बनेगा उसमें जो हमारे बच्चे हैं उनको पूरा जो है वो लाभ मिलेगा? श्री एस अहलूवालिया जी। उपाध्यक्ष महोदय, गति शक्ति द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाना जी एक अपने आप में फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़ी शुरुआत है और सराहनीय है। सारे देश को ये दर्शाती है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता पर, क्योंकि जिस ट्रांसपोर्टेशन की बात हम करते हैं वो एयर पर है, सरफेस पे है, ट्रैक पर है, रिवर पे है, ओशियन में है। किंतु इसके लिए आज तक जिस दो फ्यूल का यूज होता था, एक स्टीम इंजन और दूसरा हम फ्यूल यूज करते थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं और उसके साथ साथ हम हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के साथ साथ सोलर एनर्जी के थ्रू हम अपनी गाड़ियां जो हम इन्वायरमेंट को भी बचाएं और आने वाले भविष्य को भी बचाएं। क्या मेरा मंत्री जी से सिर्फ इतना ही प्रश्न है, क्या इस टेक्नोलॉजी पर भी इसका रिसर्च और इसकी एजुकेशन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की हमारे छात्रों को दी जाएगी? और अगर दी जाएगी तो एक सराहनीय योग है। ठीक, बड़ौदा के साथ साथ इसकी फैकल्टी या इसके डिफरेंट डिवीजन जो है, श्री लालू श्री कृष्णा जी, डिफरेंट कैंपस देश के विभिन्न जोनों में भी खोलने की जरूरत है। Many members who have spoke about it regarding vacancies in central universities. Almost more than 6,000 vacancies are there. So we have started a new Gati Shakti University. It's very specialized in very narrow field. So is there any study that is being done wherein there are enough PhDs, enough faculty that are available in this very specific study, or are we going to start like any other central university and look for faculty or leave the faculty as vacant in the coming years? सरस्वती जी। सभापति जी, एक प्रश्न मेरा था। जी। ये जो बिल है ये रेलवे और परिवहन दोनों के संदर्भ में है। आज सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं एक्सीडेंट में होती है, तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि परिवहन के ऊपर, खासतौर से ड्राइविंग सिस्टम के ऊपर भी रिसर्च का इस विश्वविद्यालय के अंदर कोई कार्य होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से प्रश्न आए बहुत ही एनकरेजिंग है कि सभी ने इस प्रस्ताव का बहुत ही खुले दिल से स्वागत किया है।
और वाकई आज देश में जरूरत भी है कि किस तरह से हमारे अति महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए एक यूनिवर्सिटी बने। मैं 2 प्रश्नों का जवाब दूंगा, शेष प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। फाइनेंस पे माननीय मेहताब साहब ने जो प्रश्न उठाया, इस बिल में अगर आप देखें तो बहुत क्लियरली दिया हुआ है, एनी रेफरेंस टू दी नेशनल, मैं पढ़ रहा हूं क्लॉज 4 सब क्लॉज 2, उसमें है जी, क्लियरली लिखा हुआ है एनी रेफरेंस टू द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट shall be deemed as a reference to the गति शक्ति विश्वविद्यालय established under this act। और उसके आगे सारी चीजें लिखी हुई है बहुत स्पष्ट, यानी एक तरीके से एक कंटिन्यूटी है पॉलिसी की। किस तरह से कि एनआरटीआई जो 2018 में बना गया था उसको अपग्रेड किया है, यानी एनआरटीआई का जितना भी बजट है और उसके जितने भी काम है वो सारे काम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होते हैं। एनआरटीयू का कितना बजट है इस वित्तीय वर्ष में? FY23 में एनआरटीयू के लिए 166 करोड़ का बजट है। सो माननीय मेहताब साहब, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। माननीय मेहताब साहब ने और भी कहा रिवर्स ब्रेन ड्रेन, ये मेरे सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं कहूंगा आज अगर हम टेलीकॉम सेक्टर देखें, स्टार्टअप सेक्टर देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, आईटी देखें, हर एक सेक्टर में दुनिया भर में जो भारत से निकल के जो छात्र गए थे, अपने आप को स्टैब्लिश किया था, उन्होंने हिंदुस्तान में आके अपनी प्रतिभा का, अपने एक्सपीरियंस का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्टार्टअप इंडिया के विजन के साथ जोड़ के इतना बढ़िया इकोसिस्टम तैयार किया है माननीय अध्यक्ष जी कि आज भारत में 105 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, 74,000 स्टार्टअप्स हैं और दुनिया में जाना माना जाता है भारत का नाम स्टार्टअप इकोसिस्टम के हिसाब से। धन्यवाद। सभापति जी, जैसे मेरे मित्र अश्विनी जी ने स्पेसिफिक जो आदरणीय मेहताब जी के द्वारा उठाए गए उसकी फाइनेंशियल एलोकेशन रेलवे की बजट में है या नहीं, इसकी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। मैं उसको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। ये बात सही है, जब इसकी एनविजन 2016 में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा और 2018 में उस समय की रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी ने उसको बहुत बारीकी से सभी लोगों से चर्चा करके, आप तब भी रेलवे एमिनिटीज कमेटी रेलवे की कमेटी में आप वरिष्ठ, आपकी अध्यक्षता में कमेटी चलती थी, आप भी उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, मेरा जितना जानकारी है। ये शुरू हुआ रेलवे से, लेकिन ये आज की उसकी मैं एक ही उदाहरण और जोड़ना चाहूंगा। इन दिनों में मोदी जी ने भारत की स्पेस पॉलिसी को रिफॉर्म किया है। स्पेस एक सरकारी चीज पहले था, अभी भारत की नौजवानों को, भारत की पढ़े लिखे रिसर्चर को, नई पीढ़ी के लोगों को स्पेस सेंट्रिक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्पेस पॉलिसी को अनबंडल किया, व्यापक किया। तब उसकी आवश्यकता जब बड़ी, स्पेस रिलेटेड एडवांस रिसर्च क्या हो, क्या नया एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, ये सारे को ध्यान में रखते हुए इसकी कैनवस को बड़ा किया गया, उसकी दायरा को बढ़ाया गया। अभी इसमें भी व्यवस्था रखा गया है। वर्तमान उसकी रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, इसकी 2 हिस्सा है। पॉलिसी वाला पार्ट भारत सरकार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत चलेगी, उसकी वाइस चांसलर, उसकी प्रोफेसर, उसकी एकेडमिक कैरिकुलम, ये एक यूनिवर्सिटी जैसे पॉलिसी के तहत बनेगी। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम नहीं करेंगे, हमें आवश्यकता की अनुजाई अगर विद्या को नहीं डालेंगे, तब अभी क्या होता था सभापति महोदय, आईआईटी हो या अन्य कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई ग्रेजुएट हो, वो पढ़ने के बाद उसको 1-1.5 साल मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके जाना पड़ता था, उसको दोबारा काम सीखना पड़ता था। उसी 1-2 साल उसकी जो हुनर वाला पीरियड है, उसकी इनोवेटिव पीरियड है, उसकी क्रिएटिव पीरियड है, उसको विद्यार्थी रहते हुए वो कौन सी काम पे जाएगा, उसकी पढ़ाई अगर अभी से शुरू हो जाएगी तब वो जाके डिलीवरी सीधा सीधा करेगा। इसीलिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है।
इसकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कभी नहीं रहने वाला है। अभी जो मॉडल हम आगे, उन्होंने एक अच्छा प्रश्न उठाया, एक बीच में उनकी दूसरी क्वारी थी कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप की लोग रहेंगे उनकी सिक्योरिटी के बारे में क्या होगा। मैं आदरणीय महताब जी जैसे एक बहुत वरिष्ठ और अनुभवी पब्लिक पॉलिसी की एक्सपर्ट के सामने मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी सरकार की अप्रोच को। देखिए, दुनिया में आज कॉन्ट्रैक्चुअल मॉडल नो मोर ए कंसर्न, ये एक अपॉर्चुनिटी है। एक व्यक्ति कहीं फैक्ट्री में काम करेंगे, कहीं एक सीईओ करके काम करेंगे, इधर आके भी 2 क्लास लेके पढ़ाएंगे, उनकी एक मिनिमम रेम्यूनरेशन व्यवस्था रहेगा। इस प्रकार की इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे आईआईटीज में भी हमारे देश में इमर्ज कर गया, आईआईएम में भी इमर्ज कर गया। इस प्रकार की हम लोग जब एक एनविजन करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोविजन हमने भी रखा है। हमें इसको बॉटम हैवी नहीं करना है। कभी कभी लगता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है या यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोगों के लिए है, ये एक यक्ष प्रश्न आ जाता है। इसी से बचने के लिए ये प्रोविजन रखा गया है। अंत में एक बात जिसके बारे में अश्विनी जी ने उत्तर दिया ही है, मैं उसकी अभी 2 उदाहरण के साथ इस सदन में रखूंगा तो शायद समझने के लिए अच्छा होगा। अभी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, केवल सरकारी फंडिंग से चलेगा, ये कल्पना को हमको छोड़ना ही पड़ेगा। समाज हमारा समृद्ध होने लगा है और एनईपी ने कहा है कि हमको पब्लिक डोनेशन से भी चलना पड़ेगा। महताब जी को उदाहरण अच्छा लगेगा, जो प्रांत से वो आते हैं, संयोग से मैं भी वहां से आता हूं। वहां की एक महानुभव सुब्रत बागची, माइंड ट्री की फाउंडर, उन्होंने अपने जिंदगी की अच्छा खासा कमाई का लगभग 300 करोड़ से ज्यादा दान देके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, अभी रितेश जी या कोई मित्र राम मोहन कह रहे थे एडवांस रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, भारत बायोटेक अकेले क्यों एक वैक्सीन निकाला, हम और क्यों वैक्सीन नहीं निकाल पाएंगे। आईआईसी में पहली बार अभी पिछले जून 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की हाथ में पत्थर रखा गया। सुब्रत बागची और उनकी पार्टनर ने पैसा दिया, 300 करोड़ से ज्यादा फंडिंग हुई, पब्लिक फंडिंग हुई। उन्होंने पैसा देने का वहां यूनिवर्सिटी बना। हमें सौभाग्य मिला कानपुर में इंडिगो की जो एक प्रमुख स्टेक होल्डर है राकेश गंगवाल और सिंघानिया जैसे 4-5 आईआईटी कानपुर की पुराने प्रोडक्ट, हमारे अश्विनी जी की पुराने कैंपस में वहां गया। वहां लगभग 300 करोड़ रुपया पब्लिक फंडिंग से आज समय आ गया। हमारी आईआईटीएन, हमारे आईएम, हमारी एल्यूमिनी हमारी ताकत रखते हैं, समाज को लौटाना चाहते हैं, इसलिए उसमें से चिंतित ना रहे। सरकार तो है ही, समाज भी आज संपन्न होने लगा है, उसकी फंडिंग से भी इंस्टीट्यूशन इमर्ज कर रहा है। और बाकी फिर मैं, कई मित्रों ने कुछ विषय को कहा है, आपने उनको हमको संरक्षण दिया है, लेकिन मैं फिर एक रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूं, ये जो रिजर्वेशन वगैरह की लीगेसी प्रॉब्लम हमारी कार्यकाल की देन नहीं है। पीएचडी करने में 5 साल लगते हैं, हम कुल मिला के 75 साल की जर्नी में माननीय मोदी जी 8 साल की जिम्मेवारी है। कुछ लीगेसी इश्यू को हमारी नैतिकता है, हमें मोरल पावर हमारे पास है, जो सही वो सही, जो गलत गलत कहने के लिए। बाकी विषयों को जो दानिश भाई वगैरह विषय उठाते हैं, मैं उनको बिल्कुल मिलकर, मेरा पास बकायदा तथ्य आधारित रिपोर्ट है, इस विषय से संबंधित नहीं है, इसलिए उसका उत्तर मैं नहीं देता हूं। आपने फिर हमको एक एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया, धन्यवाद। प्रश्न यह है कि